गायिका हैं रानी माटी, उनके आप पतिदेव हैं। तो आपके और उनके बीच के संबंध। 86 से मैंने लिखना शुरू किया था और खबर नाम से लिखने लगा। उसके बाद लिखते रहा, लेकिन मेरे लिखने को लोग पसंद किए। संथाली साहित्य अब बहुत समृद्ध है। उन लोग खुद जुड़ना चाहते हैं उस साहित्य के बारे में, क्या क्या हो रही है, क्या क्या चर्चाएं चल रही है हमारे साहित्य के समाज में, तो जानना चाहते थे। हम लोग डिस्कशन करते हैं, जब भी फुर्सत मिलते हैं तो आपस में शेयर करते हैं। साहित्य पर रचना करने की प्रेरणा तो मुझे मेरे फूफा जी से मिले, और एक लेखक थे जो अपनी रचनाएं मुझे पढ़ाते थे और पिताजी के साथ दोनों चर्चा करते थे। उसी समय से मेरी जो इच्छा है मुझे भी मेरी जाग गई। जैसा कि आपने एक बार कहा था कि यहाँ झारखंड में 30 से भी ज़्यादा फिल्में बन रही है, साथ ही 350 से भी ज़्यादा वीडियो एल्बम। तो अभी ये जो हमारा फिल्मी सफ़र है, हर किसी को मान सम्मान दिया जाए। सा सा रे रे ममा पापा रे रे ममा पापा नी नी ममा पापा नी नी सा 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 नी दा पा म ग रे पा 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 ममा पा 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 म पा दा नी दा पा म ग रे ग सा। जोहार साथियों, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुरेंद्र टुडू आपका स्वागत करता हूं जोहार झारखंड पॉडकास्ट में, और जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं सिनेमैजिक्स ओटीटी। हमारा सिनेमैजिक्स ओटीटी का उद्देश्य ही है यहाँ की मातृभाषा, संस्कृति और यहाँ के नृत्य संगीत को डिजिटल दुनिया में लेकर जाने का। तो आज भी हमारे इस पॉडकास्ट में हम ऐसे मेहमान को आपके बीच लाने वाले हैं जो कि साहित्य अकादमी, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं, और ये एक लेखक हैं, और ये साथ ही गीतकार हैं, साथ ही ये साहित्य के एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें लोग प्यार से ओलखोबा भी कहते हैं। आइए तब मिलाते हैं आपको मानसिंह माझी जी से। जोहार। जोहार मानसिंह जी, आपका हमारे इस सिनेमैजिक्स के जोहार झारखंड पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बचपन की यादों के बारे में बताएं, और साथ ही आपके जो भाई बहन ये कितने हैं, और आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म राजनगर प्रखंड अंतर्गत पटाकुचा गांव में हुआ है, और जन्म वहाँ हुआ, लेकिन मैं पला बड़ा हूँ बागबड़ा रानेडी में। वहीं मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई। इसके बाद मेरे एक भाई और 2 बहनें हैं, हम लोग 4। अच्छा, तो आपकी जो लेखन का ये सफ़र शुरू हुआ, इसमें आपकी माता जी का कितना आशीर्वाद है आपके ऊपर? माता जी का आशीर्वाद तो माता जी रहते ही हमारे श्रद्धेय पूर्वक श्रद्धेय रहते हैं। उनका वो अशिक्षित थी, दुर्भाग्यवश उसे शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन फिर भी हम लोगों को अपने बगल में बिठाते थे। जब भी वो कार्य करती थी हम लोग को बगल में बिठा कर कहते थे कि तुम पढ़ो, बस इतना ही बार वो करती थी। ऐसा नहीं हुआ कि वो कभी कान पकड़ के आपको बैठाए, चलो पढ़ना ही होगा, लिखना होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, बट उसका कहना ही बहुत कुछ। तो बचपन के ऐसे आपके खेल कूद, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, इस पर भी हम जानना चाहते हैं, किस तरह आपका बचपन बीता? बचपन में तो कोई भी बच्चा खेलने कूदने में आगे रहता ही है। मुझे भी फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। मैं वैसा शौक रहा जो मैट्रिक के समय में भी, मैट्रिक परीक्षा के तुरंत बाद मैंने खेलने भागा। इसके बाद जब टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद ही मैं खेलता रहा। कुछ तैयारियां इधर भी होती थी, जहाँ मौका मिलता तो खेलने के लिए हम निकल जाते। मानसिंह जी, वैसे आपको बचपन में किन किन कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ा? कठिनाई तो बहुत सारी थी। सबसे बड़ी कठिनाई गरीबी, क्योंकि उस समय मेरे पिताजी एक साधारण टीचर हुआ करते थे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। उस स्कूल में 3-4 शिक्षक रहते हैं, जितना भी फीस के से पैसा आता था उन लोग अपने से बांट करके केवल उसी से घर चलता था। और कभी कभी ये जो रजिस्ट्रेशन होते हैं सरकार के, जो 3 महीना के लिए बुलावा आता था किसी से काम के लिए, तो 3 महीना इस कारखाना में काम किया, उसी ढंग से चलता था। और थोड़ा सा तंगी में ही हम लोग जीवन गुजारे हैं।
तो बचपन की ऐसी कोई घटना है जो अभी भी आपके दिल को बड़ा चोट पहुंचाता है, या फिर ऐसी घटना जो आपको अभी भी बहुत प्रभावित करती है? प्रभावित सिर्फ पैसा की नहीं, और वैसे ज़्यादा कुछ खास नहीं। शिक्षा, पिताजी क्या करते थे, पढ़ो, मैं चले जाता था खेलने के लिए। बताने लायक वैसा कुछ है नहीं। वैसे आपके जो पिताजी हैं, विक्रम मांडी, उनका संथाली भाषा इसके साहित्य में काफ़ी योगदान रहा। साथ ही वो ओल्ड चिकी के बहुत बड़े समर्थक थे। तो उनका प्रभाव आपके जीवन पे कैसा पड़ा? स्वाभाविक है, जिसके पिताजी भाषा लिपि में काम करते हैं, तो मैं भी इसीलिए उस पर बहुत अपना चिकी, अपना भाषा को बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं उस काम में निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने आपको प्रेरित किया आपकी पढ़ाई लिखाई, साहित्य को आगे बढ़ाने, उसको लिखने के लिए? जी हाँ, तो उसने प्रेरित किया मुझे। मैं बचपन से ही मुझे याद है, मैं 4-5 क्लास का था उस समय से ही जहाँ जहाँ भाषा का प्रचार या भाषा के संगठन का कुछ कार्यक्रम होता था, सम्मेलन होता था, उसमें मुझे ले जाता था। तो मुझे भी उतना समझ तो नहीं आता था उस समय, बट मैं सुनता था, देखता था लोगों को इसके प्रति जुनून, उस समय के लोगों को, बुजुर्ग लोगों का जुनून देखता था भाषा के प्रति। मैं भी उसी ओर अग्रसर चला। तो पिताजी का ऐसा कोई सबक जो अभी भी आपको याद है? पिताजी का एक ही सबक मुझे, एक बार, क्योंकि मैं खेल कूद में भी बहुत भागते रहता था फुटबॉल खेलने के लिए, मुझे कहा कि तुम मेरे नाम से ही तुम जाने जाओगे। तो वो शब्द मुझे मेरे दिल में चोट पहुंची। उसी समय मैंने निर्णय किया, नहीं, मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे मैं अपना नाम को, पहले अपना नाम कहूँ, ताकि उसके बाद लोग मुझे अपने नाम से जाने, पिताजी के नाम से, फल उनका लड़का है ऐसा ना हो के कुछ ऐसा कार्य करूं ताकि मुझे लोग मेरे पिताजी को जाने, उन्हें खोजे या ढूंढने लगे कि किसका लड़का है। तो वही उसका जो पिताजी का जो कहना कि मेरे नाम से जाने जाओगे, और मैंने साबित किया, नहीं, मैं आपके नाम से, मेरे पिताजी के नाम से, मुझे मेरे नाम से लोग जानते हैं। उसी समय से मैंने एक ओलखोबा नाम, जो निक नेम बोला जाता है, छुपा हुआ नाम, ओलखोबा नाम से लिखने लगा। उसके लिखते रहा, लेकिन मेरी लिखने को लोग पसंद किए। इसके बाद लोग ये करने के लिए जानने का कोशिश किया कि कौन है ओलखोबा। कि जब मैं उस समय नट कैसेट में फ़ोटो मैंने देता था या कुछ सीडी में, वैसा कुछ नहीं मैंने करता था। बहुत बाद में 86 से मैंने लिखना शुरू किया था, और इसके बाद मैंने शायद 96-98 के बाद से अपना पहचान देना शुरू, मैंने अपने फ़ोटो के साथ अपना ओलखोबा नाम लिखना है। तो ये ओलखोबा का मतलब क्या होता है? ओलखोबा का मतलब है पढ़ा लिखा मूर्ख। पढ़ा लिखा मूर्ख, वाह। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि आपका जो लिखने की कला, आपकी जो रचनाएं हैं, इससे आपके पिताजी के सपना वो पूरा हो पाया? जी हाँ, जरूर। आज जब मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार मिला, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो इच्छा थी, आज वो नहीं कह सकेंगे कि मैंने ओलखोबा, पढ़े लिखे ओलखोबा। हम लोग संथाली में कहते हैं, ये कहावत है या तो बोला जाता है कि हम तो ओल पढ़ाओ कहते हैं ओलखोबा, मैंने तुम ही पढ़ लिख कर कभी मूर्खे हो। वैसे आपका मूल गांव कहाँ है? मेरा मूल गांव राजनगर, फाटाकोचर में। अच्छा, और उस समय आप जो इस तरह की रचनाएं करते हैं, तो वैसा माहौल वहाँ मिलता था? ना, वैसा वहाँ माहौल नहीं था, बट गांव का एक माहौल होता था। गांव में कुछ अलग ही अंदाज से जब जीते हैं, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ आप अपना सकते हैं, उसको नया चीज़ आप लिख सकते हैं। उन लोग को कार्य शैली और उनको जीवन शैली को आप अपने कलमों से उकेर सकते हैं, किताबों में, कहानी में उसको उकेर सकते हैं। तो अभी भी गांव से मतलब जुड़ाव है? जी हाँ। वैसे गांव की ऐसी कौन कौन सी बातें आपको प्रेरित करती है? जैसे कि वहाँ अगर बड़े बूढ़े या बच्चे या युवा, उनमें से आपको किनसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती होगी कि गांव का माहौल ही ऐसा है जैसे आपको लिखने, अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाने? गांव में सदा माहौल तो
सुखद रहता है कि बच्चे खेलते रहते हैं और बच्चे मान सम्मान देने, गांव में बुजुर्ग भी मान सम्मान देता है, बच्चे भी मान सम्मान देता है। सबसे बड़ी चीज़ है गांव में, वही चीज़ बहुत सीखने लायक और देखने लायक होता है कि गांव में हर किसी को मान सम्मान दिया जाता है, और वो चीज़ शहर में अभी के समय में बहुत कम है देखने को मिलता है। तो अभी आप गांव जाते होंगे, जी हाँ। तो वहाँ के बच्चे या युवा आपसे मिलते होंगे, तो उन्हें अपने साहित्य की ओर जुड़ाव या इधर सम्मिलित करने के लिए आप उन्हें कुछ बातें बताते होंगे? उन लोग खुद जुड़ना चाहते हैं, वो साहित्य के बारे में क्या क्या हो रही है, क्या क्या चर्चाएं चल रही है हमारे साहित्य के समाज में, तो वो जानना चाहते हैं। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं, जब भी फुर्सत मिलते हैं तो आपस में शेयर करते हैं कि साहित्य में ये चर्चा बने समाज में कि अभी हम लोग इस स्थिति में हैं, तो उन लोग भी चाहते हैं कि कुछ गांव में भी इस तरह का चर्चा हो, या तो ये हो। बहुत सारे विकास हो रहे हैं, और विकास में ही कहेंगे कि अभी हर गांव में, बहुत सारे गांव में हर दरवाजे में चिक्की से अपना जो लिपि है वो लिपि से लिखा जाता है स्वागतम सगुंदरम। हाँ। जैसे किसी मैंने हम लोग लिखते हैं ना स्वागतम दरवाजा के ऊपर, उसी तरह है संथाल गांव में अभी सर बहुत सारे गांव में आपको मिलेगा, हर दरवाजे में मिलेगा सगुंदरम लिपि से, अपना ही लिपि से, संथाली लिपि से तो देखने को आपने मिलेगा। बहुत सारे युवाओं को और हो सके तो बच्चों को भी इससे जोड़ने की कोशिश की। कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा पेशा एक तरह से पेशा और शौक दोनों है, जी। साहित्य से और लिपि से, लिपि को आगे का अग्रसर करना। तो मैं कोशिश करता हूँ हर क्षण हर पल, अगर चर्चा करूँ किसी एक व्यक्ति को, एक बच्चे को आज हम मोड़ेंगे, उस ओर अगर ले जाएंगे तो कल को अब 10 बच्चों को आगे ले जा सकते हैं, और अपना भाषा संस्कृति से प्रेम करने सिखाते हैं, तो वो भी सिखाएंगे। वैसे आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और इसके बाद की शिक्षा, जैसे इंटर या उच्च विद्यालय वाली शिक्षा? मेरी प्रारंभिक शिक्षा रानीडी में ही हुई है। इसके बाद मैं करंडी में हाई स्कूल की, इसके बाद एजुकेशन कॉलेज में पढ़ाई की। मान सिंह जी, आपकी जो लेखन की रुचि है, ये आपको जब शिक्षा आप ग्रहण कर रहे थे उस समय कितना कठिनाइयों का आपको सामना पड़ रहा था? कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखिए, इसमें एक तो मैं जो सीखने की लत, मैं जो साहित्य पर रचना करने की प्रेरणा तो मुझे मेरे फूफा जी से मिला। वो एक लेखक थे जो अपनी रचनाएं मुझे पढ़ाते थे, और पिताजी के साथ दोनों चर्चा करते थे। उसी समय से मेरी जो इच्छा है, मुझे भी जाग गई कि मुझे भी कुछ लिखना है, कुछ करना है। इसके बाद जब मैं मेरी नौकरी लग गई, उसके बाद तो मैं स्वतंत्र हो गया, जहाँ समय मिला अपना लिखने। तो ये जो संथाली भाषा हमारा ओल चिकी, इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से हुई, या कहे तो इसकी प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से पाई? प्रारंभिक शिक्षा भी हुई बस गांव से ही, मेरे पिताजी सिखाते थे, वो एक शिक्षक हैं। अच्छा, ओल चिकी उन्होंने। मान सिंह जी, 1986 से आप लगातार लिखते हुए आ रहे हैं, अभी भी लिख रहे हैं, तो ये जो लेखन का जो सफ़र चल रहा है, तो इसमें और क्या क्या कठिनाइयों का आपको सामना करना? इतने समय बीत गए, उस समय का जो आपको समय मिलता था, अभी क्या वैसा समय मिलता? नहीं, अभी तो मैं स्वतंत्र, अभी मैं तो रिटायरमेंट होके बैठ गया है, तो अभी तो बहुत पूरा फ्रीडम है मुझे लिखने का। जहाँ भी समय मिला लिखनी, अपना कलम बस लिखना चालू कर दो। वैसे लोगों की इच्छा होती है कहीं एकांत जगह पर जाकर लिखना, या तो पहाड़ों में, पेड़ के नीचे, नदियों के किनारे। तो आपका ऐसा कोई अपना मन चाहा स्थान तो होता ही होगा जहाँ आपका मन एकाग्र होकर लिखने को व्याकुल होता होगा? पहले बचपन में मैंने जब लिखना चालू किया तो उस समय एक तो रानीडी में ही डुंगरी एक स्थान था, मैं डुंगरी मतलब पहाड़ के टीला था, सादा पत्थर का टीला, उसी वहीं जाके मैं एकांत में बैठा, वहाँ पर निश्चिंत होकर बैठा था। और अभी तो मैं अच्छा खासा मेरा घर है, मैं एक अलग कमरा में बैठ के आराम से लिख सकता था, इसीलिए पहले मैं वहाँ जाता था। बट अभी जो एकांत में अपने घर में ही खोज के लिखने। अच्छा, तो आपका वो पहला प्रकाशन कौन सा था जो छपा और बाजार में उपलब्ध हुआ? उसका अनुभव के बारे में थोड़ा उसका आप बताइए।
प्रकाशन के पहला प्रकाशन भी एक, उसमें भी एक छोटी सी घटना है, बट मैं बताना चाहूँगा। मेरा एक ये है, मेरा साथी या तो बोले श्याम सी टूडू करके है, जो प्रकाशन करता था संथाली साहित्य में, उसको भी अवार्ड मिला है साहित्य पुरस्कार। उन्होंने मुझे कहा, वैसा रिश्ते में जीजा सा लग है, मतलब जीजा जी आपका तो गाना सब दुनिया भर का निकलता है कैसेट में, सीडी में, तो वो तो सुन का आदमी सुन लेता है, ये हो जाता, बट वो क्या आप लिखें वो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो मैंने सोचा जरूर तो रहना तो चाहिए हाथ में, क्योंकि आपका पांडुलिपि जो लिखा है कागज तो कल फट के चला, मतलब ये फट जाएगा, चला जाएगा पूरा दान में। तो उसके मैंने सोचा चलो अच्छा सजेशन है। तो उनके ही कहने पर मैंने जितना भी उस समय जो लिखा था 110 गीतों का संग्रह मैंने किया, और उस संग्रह का नाम दिया रहला रिमिल दनांखुन, और उन्होंने ही प्रकाशित किया। अच्छा, रहला रिमिल दनांखुन ये पहला प्रकाशन, ये पहला प्रकाशन है, एक गीत का, कविता और गीत का संग्रह। वैसे जो आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ये बाल साहित्य सम्मान है, तो इसमें बच्चों के बारे में लिखना, इस बारे में आपको विचार कैसे है? वैसे मैं संथाली राइटर्स एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, तो बहुत सारी किताबें मुझे पढ़ने को मिलता है, और वैसे खरीदता भी हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने देखा कि वो कुछ किताबें जो लिखी है अभी तक, जब तक प्रकाशित हुई है, वो थोड़ा सा लेवल में 13 वर्ष, हम लोग को बाल साहित्य साहित्य मैंने बच्चों को भी तो 13 वर्ष नीचे के लिए कहते हैं। तो उसमें उन लोगों के कहानी में मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, बट उसको कहानी ऐसा लगता है कि वो 13 वर्ष से ऊपर के लिए वो कहानी लिखी गई है। तो मैंने कोशिश किया कि 13 वर्ष के नीचे लोगों के बच्चों के लिए जो गांव घर में जो घटनाएं घटित होती है, उन्हीं सबको एक पैकेज बना के कुछ पॉलिश करके मैंने उस कहानी का संग्रह किया, और मैंने उस किताब का नाम रखा नेने पेते। नेने पेते का एक तो हिंदी कह सकते हैं खेल खेल। इसमें मैंने बहुत सारी खेल में शिक्षा देना जी, मैंने कोशिश, मेरी सभी कहानी मानसिक क्या बोलते हैं उसकी, कैसे कर सकते हैं, जो मोरल कहानी है, जो कि बच्चों को शिक्षा देती है, कुछ प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। तो आपको लेखन के दौरान ऐसा कौन सा पल है जो बहुत ही संतोषजनक आपको महसूस होता है? जब आपको कोई सम्मान देता है, वही अच्छा। संतोषजनक पल। क्या बात है, आपने जो मेहनत की उसका फल मिला, ये पल मैंने आपको बहुत संतोषजनक लगा। फिर भी एक लिखने समय होता है ना कि आपके जो मस्तिष्क में बहुत सारे विचार आते हैं, तो कैसी चीज़ों को आप लिखने में बड़ा आनंद महसूस करते हैं? जो प्रकृति से जुड़ा हो, जो गांव घर समाज से जुड़ा हो, संस्कृति से जुड़ा हो। वाह, मान सिंह जी, आज के समय में आप संथाली साहित्य को किस रूप में देखते? संथाली साहित्य अब बहुत समृद्ध है, और बाकी जनजातियों से बहुत आगे चला गया है। तो आपकी जो लेखन की कला है ये आपको लगता है कि सारे लोगों तक पहुंच रहा है, या जो लोग इससे नहीं जुड़ पाए हैं उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए? देखिए, साहित्य को एक तो किताब होता है, तो साहित्य को अभी डिजिटल मीडिया के द्वारा भी साहित्य को प्रसारित किया जा सकता है। जैसे मुझे बताने में गर्व महसूस हो रहा है कि जो मेरा जो लिखा, जिस किताब से मुझे सम्मानित किया गया है, वो अभी 21 भाषाओं में। अच्छा। सरकार जो 8 शेड्यूल में ये है, उन 21 भाषाओं में ट्रांसलेशन, अनुवाद होने वाला है। मुझे गर्व महसूस होता है। तो मैं समझूंगा कि संथाली साहित्य समृद्ध है, इसीलिए अब आज हम लोग उस मुकाम पे पहुंचे। तो ये जो आपकी लेखन है वो तो ओल चिकी में होगी, तो अभी कितने जागरूक हैं लोग ओल चिकी को लेके? जागरूक हैं, बहुत सरल, बस खाली हम शहर में जागरूक नहीं हैं, लेकिन शहर के लोग भी अभी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। गाँव में तो मैक्सिमम जानते ही हैं, और इसीलिए कुछ देर पहले मैंने कहा भी कि हर गांव में, हर घर में लिपि से हर द्वार में लिखा जा रहा, तो इससे साफ पता चलता है कि हम
अपना लिपि को प्यार करते हैं, अपनी भाषा को प्यार करते हैं, इसीलिए अब शगुन दिखे रहे हैं। हाँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी की जो नई पीढ़ी आ रही है, ये अपने साहित्य से दूर होते जा रही है? ज़्यादा डिजिटल, ये मोबाइल, इसमें यूट्यूब, रील्स, इस पे ज़्यादा वो खो गई है। कुछ तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ नज़दीक भी आ रहे हैं उसी के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब में आजकल जानना चाहेंगे या खोजना चाहेंगे तो बहुत वहाँ से शिक्षा दिया जा रहा है, चाहे औचिकी का हो, चाहे बाकी ऐसे ही नॉर्मल जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यूट्यूब में संथाली में पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे डिजिटल मीडिया में आपको पास कलेक्शन मिल जाएगा साहित्य के बारे में, बशर्ते आप उससे कितना प्रेम कर रहे हैं, आप क्या लेना चाहें। रील्स बनाने वाला बनाता ही है, लेकिन जो प्रेम करने वाला साहित्य प्रेमी और साहित्य से जुड़ेगा ही, तो अपना खोजेगा ही। तो ये जो अभी बच्चे हुए या फिर नई पीढ़ी, युवा, तो उनको हम लोग औलचिकी से कैसे जोड़े या फिर उन्हें कैसे प्रेरित करें इस चीज़ के लिए ज़्यादातर? मैंने अभी कहा ना, डिजिटल मीडिया सबसे आसान तरीका है। मानसिंह जी, आपने फिल्मों के लिए भी बहुत सारे लेख लिखे हैं, बहुत सारे स्क्रिप्ट, कहानियाँ आपने लिखी है, तो फिल्मों की लेखन की तरफ आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव या रुचि? आप दोनों ही कह सकते हैं, इसका अनुभव भी बता दीजिए, आपकी रुचि भी बता दीजिए। सबसे पहले मेरे को रुचि जागरने के लिए मैंने बहुत सारे फिल्म देख रहे थे हम लोग को जब तो उन फिल्मों में समाज के प्रति कम दिखाया जा रहा था जी। समाज को संरक्षित करने के लिए कम रहता था, खाली प्यार रोमांस इतना भर रहता था। और एक कार्यक्रम में मैंने दिल्ली में गया था, उस समय उस कार्यक्रम में JNU के प्रोफेसर वीर भारत तलवार जी थे, वो एक स्पीच दे रहा था। मैंने सवाल किया था उस समय कि उस समय कुछ फिल्में आई थी जो आदिवासियों को निचले स्तर पर दिखाया जाता, उन फिल्मों में प्रदर्शित किया कि वो बहुत नीचे स्तर के लोग। तो मैंने उस पर उस समय सवाल किया था कि इसको कैसे विरोध प्रदर्शन कैसे किया जाए। तो उन्होंने मुझे कहा था, आपने जवाब दिया था कि तुम आदिवासी हो, तुम अपने समाज अपने संस्कृति को भाली भांति जानते हो, तो उसको रोकने के लिए तुमको अपने से प्रदर्शित करना होगा कि मैं ये हूँ, मेरा संस्कृति ये है, मेरी कल्चर ये है, मेरे रीति रिवाज ये है, मेरे धर्म ये है। जब तक तुम अपने को प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हो, अपने समाज को अपने संस्कृति को दूसरों के सामने नहीं रखते हो, तो दूसरा तो 2-4 दिन देख के अपना अनुभव दिख देते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि तुम अपने समाज अपने संस्कृति को अपने सुरक्षा करो, अपने संस्कृति को बढ़ावा दो और अपने प्रदर्शित करो, ताकि वो लोग जाने कि नहीं ये संथाल समाज ये है, संथाल रीति रिवाज कि आदिवासी रीति रिवाज ये ऐसा है। और यदि तुम कुछ भी गलती करते हो, मान लो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, फिर भी लोग जो आदिवासी नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ गलती आ गई। तो गलती अपने समाज के लोग को भी समझ में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे और उनको मतलब तुमको जानेगा, तुम्हारा संस्कृति समाज को का दृष्टिकोण तुम ही अच्छा से पेश कर सकते हो। यही जवाब मिलने के बाद मैंने भी निश्चय कर लिया कि मैं भी कुछ लिखता तो मैं भी था, शुरू से ही था, कहानी लिखता था मैंने भी। तब उसके बाद मैंने फिल्म बनाना शुरू किया। मैंने अपने फिल्म में सामाजिक सांस्कृतिक और कुछ भ्रांतियाँ जो होती है उसको प्रदर्शित किया अपने फिल्म के माध्यम से कि ये अच्छाई है, इसमें अच्छाई है, इसमें बुराई है। मैंने भी रोमांस का सहारा दिया, प्यार का मैंने फिल्म में स्वीकार करता हूँ, मैंने भी अपने फिल्मों में प्यार और रोमांस दिए, मैंने प्रदर्शित किया है। साथ ही साथ एक समाज में संदेश दिया कि ये हमारी संस्कृति है, अच्छाई और बुराई दोनों को प्रदर्शित किया, ताकि जो अच्छाई को लोग समझ सके और उसको अपना जीवन में अपना सके। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। वैसे आपकी जो धर्मपत्नी है, जो सुप्रसिद्ध गायक हैं, साथ ही एक सफल निर्देशक भी, तो इनके साथ आपकी साझेदारी कैसे रही?
धर्म पत्नी है तो साझेदारी स्वाभाविक है। फिर भी कुछ बताइए आपके बीच हम दो माने अनबन या फिर आप दोनों की जो साझेदारी है किस तरह काम करती है? देखिए, वो एक पहले तो गायिका थी, इसके बाद निर्देशक का काम मैंने ही उसको, क्योंकि मेरे प्रोडक्शन था तो मैंने ही उसको ये भार दिया, और उन्होंने भी उसको स्वीकार किया कि चलो दोनों मिल के कुछ करते हैं समाज के लिए, अपने कुछ आगे शिक्षा देने के, आगे मैंने इसको कुछ अच्छा काम करने के लिए हम लोग मिल के करते हैं। तो इसी तरह मानो काम हमने बांट दिया। उनका काम था निर्देशित करना, मेरा काम था लेखन करना, और उनका काम था गायकी करना। तो इस ढंग से, और मैंने फिल्म बनाने के में मैं उसके काम में हस्तक्षेप नहीं किया। मैंने अपना काम लेखन की जिम्मेदारी खत्म होने के बाद उसके जिम्मेवारी में चला गया, उसको निर्देशित करना। मैंने आर्टिस्ट का चयन करना, बाकी मैनेजमेंट जो भी टेक्निकल कार्य, तो मैंने जिम्मेवारी लिया। तो दोनों में साझेदारी, एक तरह की साझेदारी होगी कि उनका काम वहाँ पर निर्देशित करना है, संगीत करना, निरूपित करना है, और मैं बाकी सब काम। तो इस तरह से हम लोग का बॉन्डिंग अच्छा रहा, और अब तक 4 फिल्में प्रदर्शित हो चुकी हैं। जी मुझे याद है आपकी जैसे आप ही के प्रोडक्शन में बनी हार्ड बॉयला, इसके बाद आप ही के लिखे हुए साका मलो मोड़ेजा, एक है मुलु मोड़े महा, और साथ ही लुगुलुमा। और ये जो हार्ड बॉयला है आपने मुझे भी उस पर चांस दिया था, और मैं आपसे एक पर्सनली सवाल पूछना चाहता हूँ कि उस फिल्म के लिए मुझे कैसे आपने कास्ट किया? मेरी कहानी के जो पात्र हैं, उस पात्र का चरित्र है लगभग जुड़ा हुआ है, कुछ मतलब हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, उस समय मैं युवा था, हमारे अंदर भी चंचलता और रोमांस भरा हुआ सारा कुछ था। तो आप मतलब वो चीज़ देख के मुझे आपने सोचा कि इस किरदार के लिए फिट हो सकता है। बिल्कुल, वो कहानी भी बहुत दिल को छूने वाली कहानी है, अभी के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत वो जो फिल्म है। बाकी में उस फिल्म से मैं भी बहुत कुछ सीखा और जाना कि एक युवा की ज़िंदगी अगर सही ढंग से नहीं चली तो किस तरह बहुत बर्बादी की ओर जा सकती है। वैसे आपके गीतों और फिल्मों की कहानियों में बहुत सारे सामाजिक जो संदेश होते हैं, साथ ही युवाओं के लिए खासकर उनको आगे बढ़ने का एक संदेश भी होता है। तो ये सारी प्रेरणा लिखने का ये कहाँ से आता है आपके दिमाग में ये विचार? बस राह चलते समय में आपको कहानी कहाँ है, कहाँ कैसे मिलती है, जो घटना आपके सामने घटित होती है, समाज में घटित होती है, लोगों को देखते हैं, वहीं से तो कहानी मिलता है। उसी को प्लॉट बना, उसी को लेके मसाला भर के लिख दो, और उसके साथ देखिए कहानी तो हर किसी के मन में आएगा, हर किसी के जीवन में घटित होता है। जीवन में घटित होने वाली घटना को ही कहानी का रूप दिया जाता है, तो उसी को फिर स्क्रीन प्ले बना के आप प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि आप समाज में जो बीती घटनाएं हैं उनको बहुत करीबी से देखते हैं, और उनको लिख के एक फिल्म का लिखने और बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए करीब से देखना ही, नहीं तो जब तक उस कहानी पे घटित होने वाली घटनाओं को आप रिसर्च करेंगे या तो सोचेंगे समझेंगे नहीं, तो उस पर अच्छा आप नहीं बना पाएंगे, यानी अच्छा मैंने पेश मैंने लोगों के सामने पेश नहीं कर पाएंगे। जहाँ अच्छा नहीं बन पाया तो फिर पूरा मटिया मेट हो जाएगा, प्रयास से मटिया मेट हो। जैसा कि आपने एक बार कहा था कि यहाँ झारखंड में 30 से भी ज़्यादा फिल्में बन रही है, साथ ही 350 से भी ज़्यादा वीडियो एल्बम बन रहा है, लेकिन ये अभी तक मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहे हैं, ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कि बॉलीवुड तक हुआ, या फिर उड़िया सिनेमा देखिए, इधर बंगाली, टॉलीवुड, हॉलीवुड, इस तरह मैंने ये वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं रहे? ये अच्छा सवाल है। मेरे विचार से हम ये संथाली इंडस्ट्री जो है ना, जो आगे बढ़ने की कगार पे तो है, आगे बढ़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। बिना सहायता के, सरकारी सहायता के हम आगे बना रहे हैं, लेकिन इसमें एक खामियां मुझे नज़र आती है कि जो प्रोड्यूसर है वो उसको हम जीवित नहीं रख रहे। जीवित नहीं रखने का कारण ये है कि हम कलाकार जो भी हो, कम बजट में, या तो जो प्रोड्यूसर सोच के रहते कि मेरे को इतना बजट में काम करना है, उस बजट से ज़्यादा हम भाग जाते हैं। तो उस स्थिति में आगे बढ़ने के लिए जो सोच रहा था, वो सोच को नीचे, उसका लेवल, सोच का लेवल नीचे खींचे चला। क्यों? क्योंकि हम
उसका बजट को बढ़ा दे रहे हैं। तो जो टेक्निकल पार्ट में जो बाकी चीज़ों में वो खर्च करना चाह रहा था, उस खर्च को हम यहीं ख़त्म करें, आर्टिस्ट का पेमेंट में या बाकी सारे पेमेंट में ही ये हो जा रहा। तो उस स्तर तक हम नहीं आ पा रहे। दूसरी जो अभी जो हमारा जो कलाकार हैं वो मैं तो कहूँगा निम्न स्तरीय है, क्योंकि वो सीखने के मूड में नहीं रहता है, वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। जबकि उस कहानी का पात्र में जो पात्र है उस पात्र में घुसे नहीं रहा है। एक प्रोड्यूसर जो सोच के चल रहा है उसके साथ हम कदम का कदम नहीं मिला रहे हैं, इसके चलते उस लेवल तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो यहाँ खामियां किस पे नजर आ रही है आपको, प्रोड्यूसर पे, निर्देशक पे, कलाकार पे? यहाँ खामियां हैं कलाकार का सहयोग चाहिए प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर अपना पैसा बनाएगा तो उसको प्रोड्यूसर पैसा लगा रही है, तो पैसा लगा रही है तो उसको पैसा रिटर्न आना चाहिए। रिटर्न कब आएगा? जब मिनिमम बजट में मैक्सिमम आए। और दूसरी कारण है जो हमको सरकार हॉल नहीं दे रही है, मैंने सरकार का सहयोग। अभी सब मॉल में या तो पिक्चर सब लगती है, माने हमारे सिनेमा हॉल झारखंड में बंद हो गई, टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो उस स्थिति में हम हॉल में नहीं लगा पा रहे हैं। तो जब हम हॉल में नहीं लगा पाएंगे तो मेरा इनकम इकट्ठे नहीं आएगा, हमको ढो के मार्केटिंग करना पड़ेगा। पैसा आ रहा है लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जल्दी पैसा आएगा तो हम दूसरा नेक्स्ट 1 साल 2 साल में पैसा रिफंड आ जाएगा तो हम दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। लेकिन यदि एक फिल्म का पैसा रिफंड होने में 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाएगा, तो उस प्रोड्यूसर को फिर दूसरा फिल्म बनाने के लिए उसको सोचना पड़ेगा। यदि सरकार हमें मुहैया कराए हॉल, किस रीजनल फिल्म को लगाना है, चाहे 1 शो लगाने के भी हमको मौका दे दी या तो 2 शो, तो निरंतर मेरा फिल्म का शो चलेगा। तो निरंतर फिल्म का शो चलने से निरंतर पैसा आएगा, तो नेक्स्ट भी प्रोड्यूसर बना सकते। लेकिन मैं फिर दोबारा दोहराना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को, हर कलाकार को सोचना चाहिए कि हम प्रोड्यूसर को जिंदा रखिए। बिना प्रोड्यूसर के फिल्म नहीं बनेगा और बिना प्रोड्यूसर के आर्टिस्ट नहीं बनेगा, फिल्म नहीं बनेगी। फिल्म नहीं बनेगा तो तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। और काम मिलने के लिए, काम लेने के लिए प्रोड्यूसर को जिंदा रखना ज़रूरी है और उसको सहयोग देना है, उसका मार्केटिंग में भी सहयोग देना है, उसका फिल्म को प्रमोशन देने के लिए भी सहयोग देना है। तभी हम उस लेवल में, टेक्निकली हम अभी बहुत आगे तक ऊपर तक आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी और उन लोग के लेवल आने के लिए हमें फंड की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। पैसा कब आएगा? जब हम सहयोग करेंगे प्रोड्यूसर को, पैसा लगाने वाले को, ताकि वो नेक्स्ट फिल्म में पैसा लगा सके। नेक्स्ट फिल्म में पैसा लगा तो कहाँ से भी को काम मिलेगा A to Z। तो इसमें आपको नहीं लगता कि प्रोड्यूसर को ही चाहिए कि जो अब वो चयन कर रहे हैं कलाकार का या निर्देशक का, वो सही ढंग से हो, और वो जो एक रणनीति बना रहे हैं उसका मार्केटिंग, कितना पैसा खर्चा होगा या फिल्म मेकिंग में कितना खर्चा होगा, तो इन चीज़ों को लेके वो उनको अध्ययन तो करना चाहिए। वो अध्ययन करता है तभी फिल्म बनाता है, उसका रणनीति है, अच्छा है, तभी फिल्म बनाने की सोच रहा है, लेकिन उसके सहयोग की जरूरत है। मान सिंह जी, बहुत अच्छे विचार आपके जानने को मिले, फिल्म से संबंधित, रचनाओं से संबंधित, साहित्य से संबंधित। अब कुछ आपके निजी ज़िंदगी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप हमारी जो इतनी प्रख्यात सुप्रसिद्ध गायिका हैं रानी माटी, उनके आप पतिदेव हैं, तो आपके और उनके बीच के संबंध, उनके साथ शादी कैसी हुई, ये शुरुआती कहानी से ही हम बताइए, शुरुआत से। एक इसको दुर्घटना समझिए। जब मैं सर्विस करना चाहिए, मेरा सर्विस हो चुका है, इसके बाद स्वाभाविक है कि बड़े लड़के को जल्दी से जल्दी शादी करा दिया जाए। लड़की देखना निकलने लगे, संयोग से एक गेट टुगेदर में अब मैंने रानी जी को देखा, अंतरिक्षरी खेल रहे थे वो लोग। अच्छा। तो उस समय वो अंतरिक्षरी में तो गाना गाया जाता था। हाँ। मैंने उसके आवाज़ को, मधुर आवाज़ को सुना। इसके बाद में मैंने सुनने के बाद मेरे मन मस्तिष्क में नहीं है, इनको मैं जिस क्षेत्र का हूँ, मेरा पसंदीदा क्षेत्र कहानी और संगीत, तो मैं लिखूंगा, ये गाएगी शुरू से ही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं शुरू से ही
अपने जीवन साथी को इस ओर संगीत की दुनिया या तो मैं अपने ढंग से चलना की कोशिश करूँगा और सम्मिलित करूँगा अपने कार्य में। तो इस ढंग से जब मैंने सुना मुझे अच्छा लगा, उसका स्वर अच्छा लगा। इसके बाद मैं फिर हम लोग रिश्ते आगे कदम बढ़ाते गए करना जो सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार। जी। बाद में तो वो जब आपसे मिली होंगी तो उनका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन मतलब आप एक साहित्यिक इंसान, बहुत गंभीर, और वो गायिका, तो वो उसका रिएक्शन तो वही बता सकते तो हैं। आप दोनों के विचारधारा वगैरह मिलते हैं कि नहीं? क्यों नहीं मिलेंगे? विचारधारा मिलेंगे तभी ना काम होगा। जब तक विचार किसी का दोनों का आपसी संबंध ठीक नहीं रहेगा तो कोई भी काम करना मुश्किल है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर रानी जी का साथ ना होता तो ये जो सफ़र आपने तय किया ये आसान होता? शायद नहीं, क्योंकि वो अच्छी गायिका, आज के स्वर कोकिला है और उन्होंने इस क्षेत्र में जो मदद की है आगे बढ़ने का, जैसे फिल्म बनाना हो या संगीत के क्षेत्र, कोई दूसरा होता तो हो सकता है नहीं। संगीत के क्षेत्र से ही हम लोग जुदा होने अलग बने रहते हैं। सिर्फ मैं अपना लेखनी ही लिख। ये तो समझ में आ रहा है कि आप दोनों के बीच की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इस वजह से ही आप इतना अच्छा लिख पाते हैं, वो इतना अच्छा गा पाती हैं। चलिए अभी कुछ आपके व्यक्तिगत सामाजिक विचार हम जानना चाहेंगे। सबसे पहला तो है कि एक लेखक की सामाजिक जिम्मेदारी आपके अनुसार क्या होती है? सामाजिक जिम्मेदारी तो हर लेखक को, हर व्यक्ति को जब सामाजिक जिम्मेदारी, मेरे विचार से हर व्यक्ति समाज से जुड़ा होता है तो हर व्यक्ति का कार्य होना चाहिए कि वो समाज को सही दिशा दे, सही दिशा दशा दोनों को देना। बिना लेखनी का, मैं लेखन से जुड़ा हूँ तो मुझे लेखन के द्वारा समाज को नई दिशा और दशा देने करता हूँ, सहयोग करता हूँ। तो आप जब नहीं लिख रहे होते हैं तो उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं? मैं पढ़ रहा होता हूँ। अच्छा, यानी कि आप लिखने के साथ साथ पढ़ने के भी बहुत शौक है। सर, जैसे कि अभी सिने मैजिक्स OTT झारखंड का पहला OTT प्लेटफॉर्म है, और आपको कैसा लगता है कि ये हमारे संताली सिनेमा या फिर सिनेमा जगत को एक नई उड़ान, उसे एक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है? जी हाँ, जरूर दे सकता है, बशर्ते कि उस दिशा में वो सही कदम उठाए। जैसे अभी बहुत सारे चीज़ प्राइम वीडियो है, नेटफ्लिक्स है, जी सिनेमा, उन्हें अभी सब डिजिटल में आ गए हैं। छोटी फिल्मों को छोटे फिल्म मीन्स मोबाइल पर आ गए हैं, ताकि हर साधारण व्यक्ति गांव से, घर से, छोटे से छोटे, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब लोग भी अपना इंटरटेनमेंट, मनोरंजन कर सके, उस दिशा में जा रहे हैं। ताकि वो अभी सबके पास समय नहीं है कि वो जाके हॉल में देखें, इसलिए बड़े बड़े बजट की फिल्में भी अभी कुछ दिनों चलने के बाद सीधा अपना OTT प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। तो ये भी सिने मैजिक्स भी कल को एक अच्छा संथाल समाज के लिए, कि आदिवासी समाज के लिए अच्छा हो सकता है। और मैं कामना करूँगा कि ये सिने मैजिक्स आगे बढ़े और हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुँच सकेगी। मेरी एक शुभकामना भी है और कामना भी है। लेकिन एक ऐसा फुल प्रूफ प्लानिंग करना होगा और एक रूट, रास्ता तय करना होगा कि उन तक पहुंचने के लिए वैसा कहानी का चयन, वैसे गाने का चयन करना होगा जाकि हर व्यक्ति के दिल में जगह बना पाए। तो मैं समझूंगा कि वो कल का नेटफ्लिक्स, अमेज़न जैसा ये भी आगे बढ़ेंगे। आपकी इतनी सारी रचनाएं हैं, कहानियां हैं, इन पर अगर कोई वेब सीरीज बने तो आपकी क्या राय है? आपको कैसा लगेगा? मुझे तो खुशी होगी। मुझे, हर किसी को, हर लेखक चाहेगा कि मेरा वेब सीरीज बने। तो क्या आप नैने पेते पर फिल्म बनाना चाहेंगे? नैने पेते पर फिल्म की कहानी पर? नैने पेते तो एक किताब का नाम। जी, उस पर जैसे सीरीज वाइज। हाँ, अभी एक कहानी पर पूरा काम हो चुका है, वो बनने जा रही है, कुछ ही दिनों में वो बन के तैयार हो जाएगी। आने वाले वर्षों में आप संताली साहित्य की दुनिया को किस दिशा में जाते हुए देखते हैं? ऐसा तो संताली साहित्य बहुत अग्रसर है और आगे बढ़े रहे हैं और बढ़ेगा भी। मैं चाहूँगा कि अभी तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर आगे हैं, मैंने पहुँच चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम पहुँचे, हमारे लोगों को, हमारे
सामाजिक जो लेखन से जुड़े हैं या समाज से जुड़े हैं, जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी हम लोग देखना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हम लोग को मान सम्मान मिले। जो युवा संताली में लिखना चाहते हैं तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? लिखें, पढ़ें, क्योंकि लिखने के लिए पहले पढ़ना भी जरूरी है और समाज को समझना भी जरूरी है। और बहुत सारे घटनाएं घटित हो रही, उनको सिर्फ कागज में उकेरना है। तो ये बच्चों के साहित्य में सबसे जरूरी तत्व आपके हिसाब से क्या है? उसको मोरल बूस्ट करना, उसको मानसिक बौद्धिक विकास करना है। उस विकास को हम उसके चरित्र को या तो उसके विकास, उन्हें बौद्धिक विकास को हम मजबूत कर लेंगे तो वो आने वाले दिन में बहुत अच्छा करेंगे, समाज के लिए अच्छा, समाज को योगदान देंगे, क्योंकि बच्चे ही कल के भविष्य। इसीलिए बच्चे को भविष्य देने के लिए अच्छा शिक्षा देना होगा, अच्छा मूल तत्व उनको दिमाग में भरना होगा। तो इसीलिए अच्छा लेखन, अच्छा साहित्य उसके दिमाग में उकेरना होगा। तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है संताली भाषा में नई क्रांति को ला सकते हैं? जरूर ला सकता है और ला रही है। आज बहुत सारे कहानियाँ, मैंने कथावाचक गीत संगीत सब यूट्यूब में आ रहे हैं। जो लोग जैसा देखना चाह रहे, कोई रील्स देखना चाहता है रील्स देखता है, जो चीज़ खोजता है वो आज यूट्यूब में मिल जाएगी। डिजिटल दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहा है और भाषाई भी हम लोग को बहुत आगे बढ़ रहा है, समाज भी बहुत आगे है। बस चयन करने का कौन कैसे चयन करता है, वो किसे क्या पसंद करता है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, इतना तो सच्चाई है कि ये डिजिटल दुनिया, ये यूट्यूब बहुत समाज को बहुत अग्रसर कर रही है, आगे ले जा रही है और युवाओं को भी आगे बढ़ा रही है। तो ये आने वाले समय में आपकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी किताबें या कौन सी प्रोजेक्ट आने वाले हैं? आने वाली मेरी किताब है, एक नॉवल है, उपन्यास, और एक है कहानी संग्रह। ये दो आने वाले 26 तक में आ जाएगी दोनों। तो क्या 2025 में ये नॉवल तो आ जाएगी, इसके बाद 26 में कहानी संग्रह। कोई फिल्म भी है आपकी रचना पे जो आने वाली है? अभी तो नहीं है, बट वो खाली जैसे मैंने कहा कि नैने पेते का फिल्म, ये कहानी है, उस पर कार्य चल रहा है और संभवतः वो 25 के अंत तक में आ जाएगी। आपके काफ़ी सारे विचार जाने। तो अगला जो सेगमेंट है ये हम हमारे झारखंड राज्य से संबंधित कुछ बातें हैं, इसमें हम आपकी राय जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि झारखंड के अलग राज्य बनने पर आपके क्या विचार हैं? अलग राज्य बने, मुझे खुशी है। अलग राज्य बना, इस एक नई पहचान मिला। आदिवासी, वैसा तो आदिवासी राज्य बोला जाता है, आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी का विकास होना चाहिए। आज नहीं तो कल हो रहा है, धीरे धीरे समय समय आगे बढ़ रहा है, राज्य विकास की ओर अग्रसर है। तो पिछले 2 दशकों में झारखंड का जो विकास का कार्य है वो उसे आप कैसे देखते हैं? विकास का तो बहुत धीमा है और जल्दी होना चाहिए। कारण यही है कि यहाँ पर बहुमत सरकार नहीं था, अभी पिछले सत्र से बहुमत सरकार है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कुछ कार्य करने के लिए। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगा तब तक वो राज्य, सरकार का इच्छा शक्ति नहीं होगा तब तक राज्य अग्रसर की ओर नहीं जाएगा। आप झारखंड की जो ये मौजूदा राजनीतिक स्थिति है उसे आप कैसे देखते हैं? मौजूदा स्थिति क्या है? ठीक है, खराब तो नहीं है, लेकिन जो कार्य होना चाहिए, यहाँ का शुरुआत से राज्य के जल जंगल जमीन के लिए राज्य अलग किया गया है, लेकिन जल जंगल जमीन के लिए कुछ कार्य नहीं हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी हम बहुत पीछे हैं। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की तरफ से मुफ्त मिले, ताकि हर व्यक्ति को मुफ्त शिक्षा मिलने से, मुफ्त स्वास्थ्य इलाज मिलने से बहुत हम लोग अग्रसर हो सकते। और शिक्षा हासिल होगा तो हम रोजगार के लिए भी हम खुद सृजित कर सकते हैं। इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए कि जितना भी शिक्षा देगा
मुफ्त शिक्षा होने से मुफ्त शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन, ताकि कोई रोजगार करे, साथ साथ रोजगार सृजित करे, सृजन के प्रक्रिया में भी आगे बढ़े। और मैं जोड़ना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ किया जा सकता है, जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में और टूरिज्म के क्षेत्र में। यहाँ झारखंड में खनिज संपदा भरा पड़ा, लेकिन सरकार की कुछ नीतियों की कमी के चलते जो क्या बोले, जो ऑफिस भी होता है ना, राज्य से बाहर है, तो बहुत सारे चीज़ का जो आय व्यय है बाहर चला जाता है, उसमें हमको सब हमारी जो भागीदारी है बहुत सीमित हो जाती है, कम मिलती है। मैंने हम टुकड़ों में, एक तरह से कहा जाए तो टुकड़ों में पल रहे हैं। तो उसके लिए सरकार को एक अच्छी नीति बनाना चाहिए, केंद्र सरकार के साथ तालमेल बैठाना चाहिए, और आगे सरकार की जो खनिज संपदा है उसको सही उपयोग होना चाहिए। अगर उसको वहाँ पर रोजगार सृजित करना, खनिज संपदा है मतलब रोजगार सृजित किया जा सकता है। रोजगार सृजित होने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से हर व्यक्ति का आय बढ़ जाएगा, आय बढ़ जाने से सब खुशहाल। तो ये राजनीति का सीधा असर संताली भाषा या फिर संस्कृति पर पड़ता है क्या? कुछ कुछ तो पड़ता है, लेकिन वह क्योंकि जब तक सरकार का प्रोत्साहन, हम ये नहीं कि पूरा सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार हमारे सामाजिक संस्कृति को बचाने के लिए खुद को आगे बढ़ना। सबसे पहले तो आपको आना होगा, आपकी अपने मातृभाषा को बचाने के लिए आपको हर समय बोलना होगा, आप बच्चों को सिखाना होगा। आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे अपने मातृभाषा का, तो सरकार उसमें क्या कर सकती है? सरकार तो एक आदेश पारित कर सकती है, एक स्कूल खोल सकती है, लेकिन स्कूल खोलने के बावजूद भी अगर आप अपनी मातृभाषा से आप घर में ही शिक्षा नहीं दीजिएगा तो वहाँ क्या करेगा? वहाँ सिर्फ जो पाठ और पाठन में जो ये है उस पर ही निर्भर है, लेकिन जो संस्कृति का है, जो आपका जो कल्चर है, मैंने जो भी धार्मिक से जुड़ा है, वो तो वहाँ नहीं पढ़ा है, स्कूल शिक्षा में नहीं है, तो उसको तो शिक्षा आपको देना है। इसीलिए सबसे पहले शिक्षा या पहले गुरु कौन है? माता पिता, इसके बाद मास्टर जाएगा। तो इसीलिए सबका जिम्मेवारी बनता है। मैं सरकार को पूर्णतः दोष नहीं दूंगा, सबके पहले अपनी जिम्मेदारी को अपने निभाना होगा। इसके बाद सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपना व्यवस्था हमको दें, हमको आगे राह चलने के लिए कुछ एड दें, या तो जो भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बुक पब्लिश करें मातृभाषा में, ताकि हमारे बच्चे कल को मातृभाषा से शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ सकते हैं, हमारे सामाजिक और हमारे संस्कृति को धरोहर को बचा सकते। आने वाले समय में आप झारखंड की जो सामाजिक संस्कृति है, इसके विकास की आप कैसे तस्वीर देखते हैं? मैंने अभी भी कहा ना, विकास की तस्वीर अपने आप को ही गढ़ना होगा। सरकार तो आपको सुरक्षा कवच बना सकती है, पेड़ तो आपको लगाना होगा, फल खाने के लिए आपको पेड़ लगाना होगा, पेड़ लगाने और पानी डालना का आपका काम होगा। सरकार बाउंड्री कर सकती है कि मैंने गाय बैल में ना बाहरी परिवेश से आपको बचा सकता है, लेकिन करना तो आपको है। मान सिंह जी, आपके विचार वाकई बहुत लाजवाब हैं, काफ़ी कुछ आपसे सीखने मिला, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अभी के युवा भी जो ये पॉडकास्ट देखेंगे उनको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए, इतनी सारी बातें हुई, अभी कुछ हल्के फुल्के सवाल, और इसमें भी आपके मन की बातें ही होंगे, और हम पूछेंगे, आपको इसका तुरंत जवाब देना होगा, यानी कि एक रैपिड फायर राउंड होगा। तो इसके लिए आप तैयार हैं? तो चलिए, सबसे पहले आप ये बताइए, आपकी पसंदीदा संताली कविता या कहानी? एक ऐसा संताली शब्द जो सबको सीखना चाहिए। जोहार और मान सम्मान देना। लेखन के अलावा आपका प्रिय शौक? पढ़ना। अगर आपको एक दिन के लिए बच्चा बनने का मौका मिले तो कौन सी कहानी को आप जीना चाहेंगे? माँ के गोद में सोना चाहेंगे। बच्चों को आज के दौर में आपका सबसे बड़ा संदेश? सम्मान देना। आपका पसंदीदा राजनेता? राहुल गांधी। आपका पसंदीदा अभिनेता साथी अभिनेत्री? राज बब्बर सवान आजमी। और संताली में? दशरथ हंसदा और विवाह हंसदा। क्या बात है। आपकी पसंदीदा फिल्म? वो 7 दिन। और संताली में भी कोई है? हाय रे अरिचित। क्या बात है। आपका पसंदीदा जगह? आसाम की वादियों में घूमना। क्या बात। आपका पसंदीदा खाना? माण भात और मुनगा साग, सुजना साग जिसे कहते हैं। क्या बात है।
अगर आपको एक दिन के लिए अगर सीएम बनाया जाए तो आपको पहला काम क्या करना चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य का फ्री कर देंगे। क्या बात है। चलिए, इसी के साथ ही आज हमारा ये जो कार्यक्रम है, आपके इतने अच्छे अच्छे विचार हमें जानने को मिले और आज आपने हमारे सिने मैजिक्स पॉडकास्ट पे इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। आपको भी। तो दर्शकों, ये था आज हमारे बीच हमारे जो ऑल खोबा यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मानसिंह माझी जी के विचार आज हम लोगों ने जाने। और ये सिने मैजिक्स OTT झारखंड का पहला OTT प्लेटफॉर्म है। आप हमें इसी तरह सहयोग करते रहें। आप प्ले स्टोर पे जाएं और सिने मैजिक्स OTT को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करें। तो श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का ये पॉडकास्ट का कार्यक्रम जोहार झारखंड पॉडकास्ट अब यहीं पर हम संपन्न करते हैं। हमारे बीच मानसिंह माझी को फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे। सबों को जोहार। सभी को जोहार। सा सा रे रे ममा पापा रे रे ममा पापा नी नी ममा पापा नी नी सा 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 नी दा प म ग रे ग पा 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 ममा पा 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 म प द नी दा प